बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशियनिक वाटर। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी बॉटम रिलीफ फीचर्स ऑफ पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। ओशियनोग्राफी के सेकंड टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशन इज इम्पॉर्टेंट? It is important for marine organisms such as the phytoplanktons and zooplanktons, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तब भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और बहुत कम टेम्परेचर हुआ तब भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ओशन टेम्परेचर का मॉडरेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ ओशन का जो टेम्परेचर है वो कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को भी अफेक्ट करता है। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी जब हमने लोकल विंड्स के बारे में पढ़ा था कि दिन के टाइम पर सी ब्रीजेस चलती है और रात के टाइम पर लैंड ब्रीजेस चलती है। तो चलिए उसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं, और अगर कुछ ना समझ आए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। सपोज दिस इज अ लैंड एरिया एंड दिस इज अ सी एरिया। दिन के टाइम पर जब इंसोलेशन बहुत ज्यादा है, मतलब कि सूर्य की किरणें जब इस कॉन्टिनेंटल रीजन पे बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो ये रीजन क्या है, धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा एंड हाई टेम्परेचर विल डेवलप हियर। अगर हाई टेम्परेचर डेवलप हुआ तो इसके रेसिप्रोक, मतलब कि इसके अपोजिट में क्या है, यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो सी रीजन में है वहां क्या है, क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पर लो टेम्परेचर क्रिएट होगा। अगर लो टेम्परेचर है तो दैट मीन्स हाई प्रेशर होगा। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि जो विंड है वो हॉरिजॉन्टली मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन। तो विंड क्या करेगी, यहां से मूव करना शुरू करेगी कॉन्टिनेंटल रीजन की तरफ, कोस्टल एरियाज की तरफ। सो दिस ब्रीज इज कॉल्ड सी ब्रीज, मतलब कि ये समुद्र की तरफ से भूस्थल की तरफ चल रही है। अच्छा, रात के टाइम पर ये बिल्कुल ही पैटर्न रिवर्स हो जाएगा। अब क्या होगा कि क्योंकि जो धरती है वो जल्दी से ठंडी होना शुरू हो जाएगी एज कंपेयर टू द ओशन, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा ये लो टेम्परेचर होगा, दैट मीन्स हाई प्रेशर। ऑन द अदर हैंड यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हाई टेम्परेचर जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर लो प्रेशर होगा। तो दैट मीन्स नाउ द डायरेक्शन ऑफ द विंड विल चेंज फ्रॉम लैंड टू सी रीजन, और जिसकी वजह से दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन है उसका जो टेम्परेचर है वो कोस्टल रीजन के क्लाइमेट को भी अफेक्ट करता है। विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो ओशन है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द टॉप मोस्ट लेयर विच इज अ वार्म वाटर लेयर। सपोज दिस इज अ ओशन एंड इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम सरफेस टू इट्स बॉटम एरिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सबसे ऊपर वाली सतह होगी वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो पेनेट्रेट कर रही है सूरज की किरणें वो इस रीजन में कर रही है, और सूरज की किरणें इस रीजन पे सी सरफेस पे ज्यादा पड़ने की वजह से जो टॉप मोस्ट लेयर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी एंड दैट लेयर इज कॉल्ड वार्म ओशियनिक लेयर। इसकी जो थिकनेस है वो 500 मीटर है, और जो टेम्परेचर होता है इसका वो ऑन एन एवरेज 20 से लेकर 25 के बीच में होता है। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है दैट इज अ कन्फाइंड इन इक्वेटोरियल रीजन फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, क्योंकि सूरज जो है वो शिफ्ट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब कि उसकी बार बार शिफ्टिंग होती है इन दो रीजन्स के बीच में। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो एक्सट्रीमली हाई होगा, और एक्सट्रीमली हाई होने की वजह से जो ये रीजन है दैट विल रिसीव मैक्सिमम इंसोलेशन, और जिसकी वजह से जो टॉप मोस्ट लेयर होगी वो बहुत ही ज्यादा गर्म होगी एंड दिस इज कॉल्ड वार्म ओशियनिक वाटर। सेकेंड लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड थर्मोक्लाइन लेयर। थर्मोक्लाइन लेयर जैसे कि दिस इज अगेन व्हेन इट इज अ सी, तो यहाँ पर जो टॉप मोस्ट लेयर है ये बहुत ज्यादा गर्म है, जो बॉटम लेयर है वो बहुत ज्यादा ठंडी है। तो इनके बीच में एक ट्रांजिशन जो जोन है दैट इज कॉल्ड थर्मोक्लाइन लेयर, मतलब यहाँ पर इंटरमिक्सिंग ऑफ वार्म एंड cold water. This layer is called thermocline layer. The next one is a deep bottom layer. Means ये सबसे ज्यादा जो बॉटम की जो ओशन की जो बॉटम रिलीफ होता है ये वहां पर है, और यहाँ पर ये हमेशा ठंडी ही पाई जाती है
जो पोलर रीजन है वहां पर सिर्फ एक ही लेयर पाई जाती है, दैट इज अ वेरी कोल्ड लेयर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर डे। मैक्सिमम टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड फॉर अ डे नियर 2 o'clock in the noon and 5 o'clock in the morning। इसका क्या रीजन है? वैसे तो जो दिन में जो गर्मी है वो 12 बजे बहुत अधिक होती है, क्योंकि उस टाइम पर सूरज की किरणें बिल्कुल डायरेक्टली पड़ रही होती है, लेकिन जो टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है मैक्सिमम वो दोपहर को 2 बजे के आसपास क्यों रिकॉर्ड होता है, और जो ठंड होती है वो 3 या 4 बजे के आसपास होती है, लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है वो सुबह के 5 बजे के आसपास होता है। सो लेट्स डिस्कस व्हाई दिस फिनोमेनन हैपेंस। सूरज की किरणें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आती हैं, दोज आर हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट वेव्स। मतलब कि जब ये सूरज से धरती की तरफ आती हैं तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब ये किसी कॉन्टिनेंट में पड़ती हैं, मतलब कि अर्थ के सरफेस में पड़ती है, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होती हैं, और जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो इसकी जो वेवलेंथ है वो अधिक हो जाती है। ज़्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं कि वेवलेंथ, व्हाट इज अ वेवलेंथ, ये एक थोड़ा साइंटिफिक हो जाएगा। बस ये समझने की कोशिश करें कि जब सूरज से जो किरणें आती हैं वो शॉर्ट वेव लेंथ के रूप में आती हैं, और जब ये रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर को छोड़ने के लिए वापस वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव करती हैं तो ये लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में जाती हैं। इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है। डायरेक्ट जब सूरज की किरणें जो धरती पर पड़ती हैं उसकी वजह से एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता, लेकिन जो ये हीट है जो कि आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इसकी वजह से ये जो हीट है ये ट्रैप हो जाती है। इस ट्रैप होने की वजह से एनवायरमेंट है जो एटमॉस्फेयर है धरती का वो गर्म हो जाता है, और ये जो रिसीव होता है, मान लो कि दोपहर को 12 बजे मैक्सिमम हीट रिसीव हुई है, लेकिन जो इसका टेम्परेचर है जो एटमॉस्फेयर का वो 2 बजे के आसपास रिकॉर्ड होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी सुबह के टाइम पर क्या होता है सेम, कि वैसे तो ठंड जो होती है वो 3 से 4 बजे के बीच में होनी शुरू हो जाती है, लेकिन जो मिनिमम जो टेम्परेचर रिसीव होता है वो 5 बजे के आसपास होता है। सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पर जो ये डिफरेंस है, जो डेली रेंज है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि नियरली 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिसीव होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में इंसोलेशन रिसीव होती रहती है, जिसकी वजह से ज़्यादा टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन नहीं आता है। लेकिन जो मिडिल लैटिट्यूड एरिया है, जो एरिया 35 टू लेके ऊपर वाले एरिया है, वहां पर जो ये डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, सिग्निफिकेंट होता है, दैट इज नियरली 3 to 5 डिग्री सेल्सियस। देयर आर सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं कि समटाइम्स द डिफरेंस विल बी सिग्निफिकेंट, समटाइम इट विल बी इनसिग्निफिकेंट। व्हाट आर दोज फैक्टर्स? फर्स्ट वन इज अ कंडीशन ऑफ स्काई। इफ द स्काई इज क्लाउडलेस, मीन्स अगर आसमान क्लियर है, वहां पर बादल नहीं है, तो उस टाइम पर क्या मिनिमम इंसोलेशन रिसीव होगी और मैक्सिमम ही दोबारा से रिफ्लेक्ट होगी, जिसकी वजह से कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा टेम्परेचर में। बट इन द केस ऑफ ओवरकास्ट स्काई, मतलब कि अगर जो आसमान है वो बादलों से घिरा है तो उस टाइम पर मिनिमम इंसोलेशन रिसीव होगी और मिनिमम ही रिफ्लेक्ट होगी, जिसकी वजह से जो वेरिएशन होगा वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सेकेंड वन इज स्टेबिलिटी एंड द इनस्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। What is the stability of atmosphere and what is the instability of atmosphere? When the dry adiabatic lapse rate is higher than the normal lapse rate or environmental lapse rate, that means there is a chance of stable air, मतलब कि एयर कूल होने की वजह से वो नीचे की तरफ डिसेंड होना शुरू हो जाएगी। स्टेबिलिटी के केस में जो ओशन का वाटर है दैट विल बी कूल डाउन, लेकिन इन द केस ऑफ द इंस्टेबिलिटी के केस में अगेन when the dry adiabatic lapse rate is less than the environmental lapse rate, that means it is causing instability of atmosphere, जिसकी वजह से फर्दर एयर मूव करेगी और एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर फिर से गर्म होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ओशन वाटर है वो फिर से गर्म हो जाएगा। स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सी वाटर, अभी हमने पढ़ा है कि जो सी वाटर है वो लेयर्स में डिवाइडेड है। टॉप मोस्ट लेयर है,
थर्मोक्लाइन लेयर है, डीप बॉटम लेयर है। सपोज कि जो ये लेयर है, यहाँ पर जब ये पानी गर्म है, वार्म है और यहाँ पर कोल्ड है, इसमें करंट से एक वाइटल रोल प्ले करेंगे। क्या है कि जो ऊपर वाला जो गर्म है पानी, वो ड्रैग कर लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द मे बी ट्रेड विंड, प्रिवेलिंग विंड, और लेकिन जो इसकी वजह से जो ये पानी है कोस्टल रीजन्स में इकट्ठा हो जाएगा, पाइल अप होना शुरू हो जाएगा, और जी ये कोल्ड वाटर है ये अपवेल होना शुरू हो जाएगा। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अपवेलिंग ऑफ वाटर। मतलब कि ठंडा जो पानी है वो ऊपर सरफेस की तरफ आएगा और जो गर्म पानी है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। तो these are the factors which are responsible for daily range of temperature। इसी सीरीज में ये तो दिन के दिन में, मतलब एक दिन में जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम और मिनिमम इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, वैसे ही एनुअली मतलब साल में भी टेम्परेचर को मैक्सिमम और मिनिमम रिकॉर्ड किया जाता है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है वो एनुअली वो अगस्त के नियर अबाउट होता है, और जो मिनिमम होता है वो फरवरी के नियर अबाउट रिसीव होता है। अगेन सेम वही सब चीजें होंगी, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। यहाँ पर डेली बेसिस के मैक्सिमम मिनिमम है, यहाँ पर ईयरली बेसिस के हैं। यहाँ पर ये कुछ सिग्निफिकेंट होगा एंड दिस इज नियर अबाउट 12 डिग्री सेल्सियस। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियनिक वाटर। फर्स्ट वन इज द लैटिट्यूड। जो लोअर लैटिट्यूड है मतलब इक्वेटोरियल रीजन है, वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, जबकि जब हम मिडिल लैटिट्यूड की तरफ मूव करेंगे इन सदर्न और नदर्न हेमिस्फीयर, तो वहां पर जो टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा। बिकॉज द सन इज शाइनिंग ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थ्रू आउट द ईयर, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा इक्वेटोरियल रीजन में दैट विल बी हाई। लेकिन जैसे जैसे हम मूव करेंगे नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये जो टेम्परेचर है वो ओशन का कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्टली रिसीव होती है सनरेज, लेकिन यहाँ पर ऑब्लिकली रिसीव होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जो बिल्कुल ही नदर्न पार्ट है, एक्सट्रीमली नदर्न एंड एक्सट्रीमली सदर्न, यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं रिसीव होती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होगा वो बिल्कुल ही कम होगा, और यहाँ पर सिर्फ एक ही लेयर पाई जाती है, दैट इज अ वेरी कोल्ड लेयर। नेक्स्ट वन इज अ प्रिवेलिंग विंड। प्रिवेलिंग विंड हमने सबसे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बैंड्स ऑफ वर्ल्ड, वहां पर हमने पढ़ा था कि प्रिवेलिंग विंड दैट इज आल्सो नोन एज ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। तो यहाँ पर क्या है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर ओशन है और यहाँ पर कोई कॉन्टिनेंट है, अगेन यहाँ ओशन है फिर कोई कॉन्टिनेंट है, तो प्रिवेलिंग विंड व्हेन इट इज अ ट्रेड विंड तो मूव करेगी कहाँ पर, इस डायरेक्शन में, फ्रॉम साउथ ईस्ट to northwest direction in southern hemisphere and from north east to southwest direction in northern hemisphere। तो यहाँ पर क्या है कि जो ट्रेड विंड है, यहाँ से हवाएं सारा का सारा जो वाटर है वो ड्रैग कर लेंगे जो गर्म पानी है, एंड दिस वाटर विल पाइल अप हियर। यहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा शुरू होने लग जाएगा, जिसकी वजह से ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स will get high temperature, लेकिन वेस्टर्न पार्ट ऑफ दैट कॉन्टिनेंट विल रिसीव लेस टेम्परेचर। और यही रीजन है कि जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंटल रीजन्स है वहां पर जो वाटर है वो ज्यादा गर्म होता है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न पार्ट। सिमिलरली वेस्टर्ली जो कि यहाँ पर मूव करती है इस डायरेक्शन में, हमने लास्ट पढ़ा भी था कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंट होने शुरू हो जाती है, तो क्या है कि वेस्टर्लीज मतलब कि अब जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट है वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर रिसीव होगा एज कंपेयर टू द ईस्टर्न पार्ट, बिकॉज दे आर अंडर द influence of westerlies. So prevailing winds play vital role in distribution of temperature of oceanic water. Third one is the unequal distribution of land and water. As you have seen in maps कि जो नदर्न रीजन है वो दैट इज डोमिनेटेड बाय लैंड एरिया, मतलब कि सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो नदर्न एरिया में है, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो या फिर नॉर्थ अमेरिका हो, और कुछ हद तक साउथ अमेरिका, कुछ पार्ट अफ्रीका का भी है। तो यहाँ पर डोमिनेंस ऑफ लैंड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से दिस गेट हीटेड सून एज कंपेयर टू द सदर्न पार्ट, क्योंकि यहाँ पर जो डोमिनेंस है दैट इज द डोमिनेंस ऑफ सी रीजन, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो हीट है वो ज्यादा रिसीव होती है और ये
टेम्परेचर भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा रिसीव होता है एज कम्पेयर टू द सदर्न हेमिस्फीयर। फोर्थ वन इज द ओशन करंट्स। ओशन करंट्स, अभी हम ओशन करंट्स को एक अलग वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लो कि दो तरह के करंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज अ वार्म करंट एंड सेकंड वन इज अ कोल्ड करंट। जो करंट आर्कटिक रीजन से या फिर अंटार्कटिका से आते हैं दोज आर कोल्ड करंट्स, और जो इक्वेटोरियल रीजन से पोलवर्ड मूव करते हैं दोज आर वार्म करंट। जो ओशन करंट है इसकी वजह से देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड वाटर, जिसकी वजह से टेम्परेचर या तो एक्सट्रीम हो जाता है या फिर समटाइम मॉडरेट भी रहता है। देयर आर सम माइनर फैक्टर्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर सच एज cyclone, storms, local winds and other minimum factors. So here we have concluded with distribution of temperature of oceanic water. If you have any query, so you can leave in comment box. For questions related to this video, you can visit my Facebook page Bajrang CSA Classes. Thank you so much.